तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को ही कंटिन्यू करते हैं. So this is a question from our sheet. Question is, what is simultaneous solubility of AgCl and AgI? Ksp of AgCl is 1 into 10 raised to power minus 10, and Ksp of AgI is 8.5 into 10 raised to minus 17. अब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर हम पानी में AgBr और AgCl और AgI एक साथ मिला दें तो अब ये दोनों सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है. So once they will dissociate into their ions, they will establish their own equilibrium at saturation point. और AgI भी सैचुरेशन पॉइंट तक मैक्सिमम पानी में जितना डिसॉल्व होगा दैट विल एस्टेब्लिश इट्स ऑन इक्विलिब्रियम. तो ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बन गया. तो अगर मैं सपोज कर लूं कि सॉल्युबिलिटी AgCl की AgI की प्रेजेंस में लेट इट बी सॉल्युबिलिटी इज S1, तो दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन S1 होगी. लेट अस सपोज आपने अगर A मोल सॉल्ट्स के ऐड किए 1 लीटर वाटर में और S1 डिसोसिएट हो गए. इसी तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S2 है, बट प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S डैश है, प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी S1 डैश है, कुछ और है. सो ये जो भी हमने यहां पे नंबर लिखे S1 S2 दे आर सॉल्युबिलिटी ऑफ देम इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर. अब यहां पर जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि सिल्वर प्लस के सोर्स एक से ज्यादा हो गए, तो सोल्यूशन में टोटल सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन हमें क्या काउंट करनी पड़ेगी. अगर सोल्यूशन में सिल्वर प्लस एक से ज्यादा सोर्सेज से आ रहा है तो व्हाट विल बी द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इन सोल्यूशन? S1 प्लस S2. तो अब अगर मैं इसको इसकी KSP से इक्वेट कर दूं, KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर पॉजिटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, which is S1 plus S2 times S1, which is 10 raised to power minus 10, and KSP of AgI is concentration of silver positive into I minus की concentration का product, which is again S1 plus S2 times S2, and this is 8.5 into 10 raised to power minus 70. Now you have two equations and two unknown. तो अब यहां से S1 और S2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी. How will you solve these two equations? Because you have two unknown S1 and S2 and we have two equations. Tell me the value of S1 and S2.
10⁻⁵ किसकी वैल्यू? S1 की। S1 की वैल्यू 10⁻⁵. ओके, व्हाट विल बी देन S2? S2 का भी कुछ वैल्यू आएगा, 8.5 इंटू 10⁻12. तो सबसे पहले आई होप कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया होगा ताकि S1 प्लस S2 कैंसल आउट हो जाए. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को 1/2 करते हो तो आपको S1 अपॉन S2 का ये रेशो मिल जाएगा, विच इज 10⁻10 अपॉन 8.5 इंटू 10⁻17, विच इज ऑलमोस्ट 10/85 या 2/17 टाइम्स 10⁻7. यानी कि S1 नंबर इज मच लार्जर देन S2. और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जस्ट इफ आई मल्टीप्लाई विद देम विद ईच अदर 1 इंटू 2 कर दूं तो आपको S1 इंटू S1 प्लस S2, मैं अगर प्लस कर दूं इनको S2 इंटू S1 प्लस S2, तो अगर आपको दोनों नंबर का सम पता है तो यहां से आप S1 प्लस S2 कॉमन निकाल दो तो ये स्क्वायर नंबर बनेगा, और यहां से स्क्वायर हटा के यहां रूट लगा लो. तो आपको S1 और S2 की रेशो भी पता है और S1 और S2 का सम भी पता है. तो यहां से आप S1 और S2 की वैल्यू निकाल सकते हो. आई होप कि आपकी ये वैल्यू सबकी यही आ रही है. दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस्ड शीट में से आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 3 में. दिस इज क्वेश्चन नंबर C1 इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1. अब देखो, पहली बात तो इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि इनको जोड़ोगे तो आप यहां पे ये परेशानी आएगी कि एक नंबर बहुत छोटा है दूसरे से. तो रियलिटी में तो ये 10⁻⁻10 है और ये 10⁻17 है. आइडियली तो ये नंबर ऑलमोस्ट सॉल्व करने के बाद ये सम तो 10⁻5 ही रह जाएगा. 10⁻5 का स्क्वायर रूट ही बन जाना चाहिए. पर उससे मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन में किसी तरह का डिफरेंस मेजर आने वाला है. अगर आप यहां पर इस नंबर को इग्नोर भी करते हो इसके सामने, तो डेफिनेटली KSP1 का स्क्वायर रूट ही बन जाएगा. वहां से चेक करके देखो क्या डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेशन में. अगर मैं इस नंबर को 10⁻10 ले रहा हूं और 10⁻5 बन गया ये स्क्वायर रूट के बाद, तो S1 प्लस S2 10⁻5 बन जाए. तो S1 तो 10⁻5 ही था, तो S2 तो 0 बन जाएगा वहां से. इसका मतलब आप इस इक्वेशन में S1 पुट करके S2 नहीं निकाल सकते. आपको S2 की वैल्यू यहीं से मिलेगी, क्योंकि यहां से जब आप ये सॉल्व करोगे तो दिस इज इग्नोरेबल. ये नंबर 10⁻5 बना. S1 की वैल्यू S1 अपॉन S2 में, अब आप इस इक्वेशन को अगर आप यूज भी करोगे ना तो आपका S1 की वैल्यू तो 10⁻5 आएगी, उससे S2 आपको 0 मिलेगा. पर S2 0 नहीं है. S2 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि S2 S1 के मुकाबले में इग्नोरेबल है. लेकिन S2 की एक्चुअल वैल्यू जितनी भी वो आपको इस इक्वेशन से मिलेगी. अगर ये 10⁻5 है तो यहां से आपको ये नंबर मिल जाना चाहिए 8.5 इंटू 10⁻12. पर अब एक चीज नोट करके बताओ, मान लो मैंने इस क्वेश्चन में AgI ना डाला होता, सिर्फ AgCl प्योर वाटर में होता, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आती. मान लो अगर मुझे ये चेक करना हो, ये तो इनकी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे की प्रेजेंस में है. मान लो AgCl पानी में अकेला डाला होता, प्योर वाटर में AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी आती, तब ये नंबर कुछ S होता. लेट्स से दिस इज S, दिस इज S, उतनी ही आती. 10⁻5 ही आ रही. यानी कि AgCl की सॉल्युबिलिटी पर AgI की प्रेजेंस का कोई असर नहीं आया. पर क्या यह बात AgI के लिए वैलिड हुई? क्या AgI वाटर में अकेला होता? AgI अगर वाटर में अकेला होता, इसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में S डैश होती, तो S डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इट्स KSP करते अगर,
तो मुझे बताओगे AgI की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में कितनी होती? व्हाट इफ AgI was taken in pure water? Its solubility should have been क्या ये नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 इंटू 10⁻⁻17 होता? क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? किसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में इतनी होती? कितना आता ये नंबर सॉल्व करके? 85 का स्क्वायर रूट इंटू 10⁻⁻18 मतलब सम नंबर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 85 इंटू 10⁻⁹ 9.2 इंटू 10⁻⁹ पर ये सॉल्युबिलिटी AgI की कब होती बच्चों? कि कब होती सॉल्युबिलिटी AgI की? प्योर वाटर में। पर अब इस वाटर में AgCl भी तो डाला हुआ है, तो AgI के इक्विलिब्रियम में अब उसमें सिल्वर प्लस की कंट्रीब्यूशन AgCl से आने वाले सिल्वर की भी होगी। ये नंबर 10⁻⁵ है, तो AgCl की वजह से इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा, इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। तो मैं कहूंगा कि प्योर वाटर में AgI से आने वाला सिल्वर प्लस इतना होता, लेकिन अब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? अब AgI से आने वाला सिल्वर प्लस कितना है? AgI से आने वाला सिल्वर प्लस S2 है एक्चुअल में, इन प्रेजेंस ऑफ AgCl। अगर AgI पानी में डाला होता तो सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन जो सिर्फ AgI से आती वो इतनी होती, लेकिन जब AgI को AgCl की प्रेजेंस में डाला तो AgI से आने वाला सिल्वर प्लस इसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड कर रहा है ना। AgI से आने वाला I माइनस S2 नंबर इसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा, और S2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 8.5 इंटू 10⁻⁻12। तो क्या आपको यह दिख रहा है कि AgI से आने वाला Ag प्लस जो S2 नंबर है वो अब प्योर AgI से आने वाले Ag प्लस की वैल्यू से कम हो चुका है? यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? इसका मतलब किसने किस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाया? किसने किस पे कॉमन आयन? वाई? क्यों? क्योंकि AgCl का KsP वैल्यू बड़ा था, AgCl की S1 वैल्यू, AgCl की प्योर सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 नंबर वो बड़ा नंबर था। तो AgCl इज बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन Ag विद रिस्पेक्ट टू AgI। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में क्या हो सकता है? माइट बी पॉसिबल, पर चांसेस बहुत कम रहते। इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो रिलेटिवली मोर सॉल्युबल है वो किसी की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पर आपको साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में लगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ मोर देन वन स्पेरिंगली soluble salt in presence of each other and having one common ion is called simultaneous solubility. क्यों? ये मैथ्स अपने आप करियो जरा। S1 और S2 कॉमन निकल गया, S1 प्लस S2, तो ये कॉमन बन के क्या बनेगा? S1 प्लस S2। क्यों? मुझे तो S1 प्लस S2 का स्क्वायर लग रहा है। एक मिनट, वाह मैथमेटिशियंस, धन्य है, मैथ्स बहुत अच्छी है। कॉमन लिया, अंदर ये बचा। अब तो पक्का पता लग गया होगा। सोच नहीं रही थी वो, अब तो कुछ भी बोल, पकड़ी तो गई है।
यस, मोस्टली इट हैपेंस लाइक दिस। जिसका केएसपी ज्यादा बेटर वे में पता क्या बोलना चाहिए, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में ज्यादा आ रही हो, और वो यूजुअली उसी की आती है जिसका केएसपी बड़ा होता है। ओके हमने सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कर लिया था क्या? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओके तो अब हम अपने अंतिम टॉपिक पे चलते हैं, टाइप 6 एंड 7। ये कौन सी टाइप हमने की थी कवर? 5th टाइप। तो अब हम चलते हैं, हमारा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हो चुका है ना? ओके तो टाइप 6 पे चलते हैं, solubility in presence of complex ions। अब यहां पे जाके मैं थोड़ा सा 12th का टॉपिक यहां पे जाके आपके सामने डिस्कस करूंगा। 12th में जाके आप चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स है जहां सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड खूब सारे मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। मेटल आयन के अराउंड खूब सारे मॉलिक्यूल वो होते हैं जो लुइस बेस है, जिनके पास लोन पेयर है, और ये जितने भी मॉलिक्यूल है ये लोन पेयर डोनेट करने वाले मॉलिक्यूल्स ने सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड किया हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सपोज अमोनिया एज ए सॉल्वेंट ले ली। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इट कैन बिहेव लाइक अ लुइस बेस। तो द मोमेंट में सिल्वर पॉजिटिव केटायन को अमोनिया के सोल्यूशन में डालता हूं तो खूब सारे अमोनिया मॉलिक्यूल सिल्वर आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आ गए। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि अमोनिया उस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर प्लस को जब हम अमोनिया के सोल्यूशन में डालते हैं एक्वस अमोनिया में, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ इस तरह का, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, जहां पर सिल्वर प्लस के अराउंड दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आके लोन पेयर डोनेट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के अराउंड उसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड लिगेंड इज एक्चुअली लोन पेयर डोनर, और वी कॉल इट एज लुइस बेस। तो जैसे ही इस केटायन के साथ कुछ लिगेंड्स जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊं, इस कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल दिखा के इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताऊं, ये होता है ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी नॉट से देखनी है, विच इज -RT ln के इक्विलिब्रियम। तो जब भी कभी कोई मेटल आयन किसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, डिसोसिएशन का नहीं, फॉर्मेशन का। अगर कोई बोले कि इस प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, मैं बोलूंगा इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल बनाया जा रहा है फ्रॉम इट्स मेटल आयन एंड लिगेंड। लिगेंड कितने? 2। और ये जरूरी नहीं है कि लिगेंड 2 ही होंगे, ये क्वेश्चन में बताया होगा, आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स में मेटल के अराउंड कितने लिगेंड है उसके हिसाब से आप यहां पे कोएफिशिएंट बनाओगे। जब इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जिक्र होगी तो हम बोलेंगे क्योंकि इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है KF, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और किसी भी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इज हाईली स्पॉन्टेनियस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट 1000 से तो ज्यादा ही होता है। और ऐसी रिएक्शन को जब भी कभी किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 क्रॉस कर गया, तब हम ये मान के चल सकते हैं कि इस रिएक्शन को जब हम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हमें दिख जाएगी ना जीरो टाइम पे मान लो अगर मैंने इसको
A मोल दिया, इसके B मोल दिए, तो आप इसको बिल्कुल इरिवर्सिबली मान के कर सकते हो कि ये पूरा खत्म, ये B-2A, ये A बना, ऐसे करके आप क्वेश्चन कर चला सकते हो। जब भी किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 क्रॉस करता है, आप भले यहां रिवर्सिबिलिटी लिख रहे हो, पर रियलिटी में हम उसे ऐसे चला रहे होते हैं, लाइक इरिवर्सिबल रिएक्शन। वी कंसीडर कि ऐसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब बहुत ज्यादा है, तो ऐसी रिएक्शन ऑलमोस्ट पहले कंप्लीट होती फॉरवर्ड में, फिर उसके बाद जो भी यहां बच जाएंगे उनमें से देखा जाएगा जो बचने वाले हैं उनमें से कोई ऐसा है जो अपना नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सके। वो एक अलग चीज है, वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में। पर जो मुझे पहले आपको सिखाना है, व्हाट इज फॉर्मेशन कांस्टेंट, किसी कॉम्प्लेक्स का एक मॉलिक्यूल का बनना फ्रॉम इट्स मेटालाइंस एंड सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड्स। और इस रिएक्शन में जब आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो उसका केएफ नंबर बहुत बड़ा होता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स बनना इज वेरी स्टेबल, कॉम्प्लेक्स का बनना, कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल, कॉम्प्लेक्स का बनना इज लाइक स्टेबल मॉलिक्यूल का बनना, क्योंकि इस प्रोसेस का डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी। मान लो आपको कोई ये कह दे के एफ ऑफ AgCN ट्वाइस नेगेटिव इज 10⁻10। तो जब भी आपको कभी किसी कॉम्प्लेक्स का KF मिल गया, तो सबसे पहले आपने उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखनी है, पहले यहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर? CN का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर? और यहां ये नेगेटिव चार्ज पूरी स्क्वायर ब्रैकेट पे। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर X, CN का -1 × 2 और टोटल चार्ज -1, X इज +1। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो मेटल आयन बैठा है उस मेटल के ऊपर +1 चार्ज है। तो अब मैं लिखूंगा कैसे इसकी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स का बनना, कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में दिखाऊंगा और फिर लिखूंगा कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यानी कि सिल्वर प्लस। इसके राउंड कौन लिगेंड का रोल प्ले कर रहा है, कौन उसे लोन पर डोनेट कर रहा है? CN नेगेटिव। CN नेगेटिव, कितने CN नेगेटिव है? 2, तो 2CN माइनस। सो दिस कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन कैसे लिखनी है, मेटल आयन विद सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड्स, और फिर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख के यहां बता देना कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज 10⁻10। मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया KF ऑफ ZnNH3 4 2+ इज 8 × 10⁻6। सपोज ऐसे बोल दिया, मैंने बोला कि राइट डाउन द सुटेबल केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो सबसे पहले जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, दे आर न्यूट्रल लिगेंड, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो मुझे बताओ यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? इस कॉम्प्लेक्स में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, बिल्कुल ठीक। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, NH3 जिंक 2+, अब मैं रिएक्टेंट में कौन कौन सी स्पीशीज लिखूंगा, जिंक आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला +2, और अमोनिया, और बैलेंस करने के लिए 4 अमोनिया। तो जिंक आयंस अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल के एज ए लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF विल बी 8 × 10⁻6। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स लिख दूं, रिवर्स, अब आप मुझे ये बताओ
इस रिएक्शन का रिवर्स जब मैं लिख रहा हूं तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हो, और अगर मैं उसी रिएक्शन का रिवर्स लिख दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या प्रॉपर्टी थी जब आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो? 1/kf। अब यही नंबर लेस देन 1000 हो जाएगा, लेस देन 10⁻³ हो जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी ना के बराबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, उस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन इज हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि इस रिएक्शन में इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बहुत कम है, और अब इसका नाम पड़ जाता है KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो न्यूमेरिकल में जब भी कभी आपको किसी कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया जाए तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट उसका रेसिप्रोकल होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इज हाईली स्पॉन्टेनियस। द रीजन इज कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली स्टेबल कंपाउंड्स। उन प्रोसेसेस के कॉम्प्लेक्स के बनने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होने से इस प्रोसेस की डेल्टा जी वैल्यू बहुत नेगेटिव होती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज स्टेबल। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद लार्ज स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर बच्चों की KF के लिए इक्वेशन कैसे लिखनी है? अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया जाए और आपको उसके लिए KF का एक्सप्रेशन लिखना हो, मतलब ओवरऑल पूरी रिएक्शन के लिए पूरी रिएक्शन लिखनी हो, तो आपको रिएक्शन लिखनी आ गई है? यस और नो? अच्छा, खुद लिखना, खुद एक इक्वेशन लिखो। राइट डाउन suitable equation representing KF of CuCN4 3-। अब इसके लिए एक इक्वेशन लिख के देखो। क्या आएगा? इक्वेशन लिखा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कॉपर के लिए +1, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? Cu प्लस Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स CuCN4 3- और बैलेंस करने के लिए 4। क्योंकि ये सब आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। आयन रिप्रेजेंट्स डिसॉल्व्ड स्पीशीज। नन ऑफ देम इज पीपीटी, नन ऑफ देम इज सॉलिड। जब भी आप कॉम्प्लेक्स आयन दिखा रहे हो, कॉम्प्लेक्स केटायन दिखा रहे हो, दे आर रिप्रेजेंटिंग ए सॉल्युबल स्पीशीज। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है मेरे से? कोई सवाल अभी तक की क्वेरी? एनी डाउट? ओके, अब हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेट कैसे करते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in pure water and in 0.2 molar aqueous ammonia, given that Kf of AgNH3 twice positive is 10⁻⁷। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि ये पानी प्योर है, प्योर वाटर, इसमें AgCl डाला,
तो पहले तो प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ क्या होगी, वो आप निकालो। और मैं ये गिवन दे रहा हूं, KSP ऑफ AgCl इज 2 × 10⁻⁻10। What is the solubility of AgCl in pure water? बिल्कुल ठीक। तो AgCl जब तक पानी में अकेला है तो एट इक्विलिब्रियम अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S हो गई सैचुरेशन पॉइंट तक, मैक्सिमम सोल्यूशन में जितना सिल्वर प्लस और Cl माइनस AgCl से आ सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। और आपने इसको इसकी KSP से इक्वेट करके देखा कि मैक्सिमम किसी सोल्यूशन में AgCl से मैक्सिमम कितना सिल्वर प्लस और Cl माइनस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा एज ए डिसॉल्व्ड फॉर्म। और ये वैल्यू आपने निकाल ली, S square is √2 × 10⁻⁵। ये इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई S वैल्यू। अब मेरा सवाल है, इस सॉल्यूशन में मैंने पहले से अमोनिया पानी में डिसॉल्व कर दी। दिस सॉल्यूशन इज ऑफ एक्वस अमोनिया। इसमें अमोनिया डिसॉल्व की हुई है जिसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। अब मैंने इसमें अगर AgCl पाउडर डाला तो अब AgCl की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन में आपने एक ऐसी चीज डाली हुई है जो सिल्वर प्लस के टाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ऐसे केस में AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? क्वेश्चन ये कि अगर आप उसी सॉल्ट को प्योर वाटर की बजाय एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हो जिसमें कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपके मेट सॉल्ट के केटायन या एनायन के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता हो, यूजुअली केटायन के साथ ही बनेगा, एनायन के साथ नहीं बनेगा। तो केटायन के साथ जब लिगेंड जुड़ेगा और वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा? क्वेश्चन में KF दिया होगा या KD दिया होगा, इसी कॉम्प्लेक्स का KD दिया होगा या KF दिया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे चलाओगे कि AgCl में जब एक्वस अमोनिया मिलाई हुई है, AgCl को जब आप इस सॉल्यूशन में डालोगे तो दो रिएक्शन पैरेलली चलेंगे। क्या? जैसे ही AgCl सॉलिड को पानी में आप डालोगे ये कुछ आयनाइज तो होगा, पर ये सिल्वर प्लस अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा अब, और इसको बैलेंस करने के लिए 2। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी सपोज प्योर वाटर में S थी सपोज, तो ये पहले S और S था, पर जैसे ही ये S सिल्वर प्लस बन के आता है तो ये सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन अमोनिया की, अगर ये Y कंसेंट्रेशन है ना कुछ भी, तो ये डिसोसिएट करेगा Y माइनस S माइनस X Y माइनस 2X, क्योंकि ये 1:2 रेशो में रिएक्ट करेंगे। तो अगर ये X घटेगा तो ये 2X घटेगा और यहां पर ये बनेगा X। मुझे अब ये बताओ, अमोनिया के आने से सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में घट रही है या बढ़ रही है? अमोनिया के आने से सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में घटेगी या बढ़ेगी? अमोनिया क्या काम कर रहा है? Ag प्लस को कंज्यूम कर रहा है। और दूसरी चीज ये भी देखो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 10⁻⁷ और यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 × 10⁻⁻10। ये आपको क्या बता रहा है? ये नंबर और ये नंबर आपको क्या बता रहे हैं कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है या ज्यादा है? इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, नेग्लिजिबल स्मॉल, पर इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब एक चीज देखना, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई होने के बाद यही नंबर पूरी रिएक्शन जो ओवरऑल रिएक्शन होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या वैल्यू रहेगा? 2 × 10⁻⁻3 2 × 10⁻³ यानी कि अगर आप उसी सॉल्यूशन में
जब आप अमोनिया मिला रहे हो और दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो ओवरऑल इक्वेशन जो बन गई ये कुछ ऐसी बनी। लेकिन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनटू केएफ विच इज 2 × 10⁻³ अब मुझे ये बताओ AgCl का डेसोल्यूशन, AgCl की Cl माइनस बनना, AgCl से Cl माइनस बनना कहां ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, जब प्योर वाटर में या अमोनिया सोल्यूशन में? और AgCl से Cl माइनस बनना ही उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है, क्योंकि इसकी जो भी सॉल्युबिलिटी है वो क्लोराइड की कंसंट्रेशन है। तो अब ये बताओ जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे प्लेन वाटर के साथ कंपैरिजन करूं, वही AgCl को पानी में मिलाया और वही उसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कितना छोटा नंबर है, लेकिन जब उसी रिएक्शन को मैं एक अमोनिया सॉल्वेंट ले लूं, अमोनिया सोल्यूशन ले लूं, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻10 के ऑर्डर का था वो ऑलमोस्ट 10⁻³ ऑर्डर का हो गया, बता सकते हो इसके इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने गुना बड़ा हो गया? ऑलमोस्ट इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइम्स बढ़ गया? 10⁻7 टाइम्स। 10⁻−10 वाला फिगर 10⁻³ के बराबर आ रहा है, तो 10⁻7 टाइम्स का मतलब जानते हो, लाख गुना, 10 लाख गुना, करोड़ गुना, क्या कितने टाइम्स? 10⁻7 को मैं क्या बोलूं, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। मैथ्स तो आती होगी आपको। 1 करोड़ गुना उस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ गई। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस हो, अगर आप उस रिएक्शन को किसी ऐसे रिएक्शन के पैरेलल चला दो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो, तो आप उसी लेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मोर स्पॉन्टेनियस बना सकते हो। पहला मैसेज तो बहुत बड़ा ये है, केमिस्ट्री में अगर कोई रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस है, यदि आप उसको एक ऐसे अगर उसके साथ एक पैरेलल रिएक्शन चला दो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा नंबर हो, तो फिर वही लेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस की तरह बिहेव करेगी। किसी स्टूडेंट के पीछे बच्चों की आवाज आ रही है, प्लीज या तो माइक ऑफ कर लो अपना। जिसके भी घर की आवाज है, घर की बातें घर में ही रहे, बाहर ना आए। तो पॉइंट इज कि ये जो AgCl की सॉल्युबिलिटी अमोनिया सोल्यूशन में है, बढ़ गई है या घट गई है? अगर कोई आपसे ये पूछे कि AgCl की सॉल्युबिलिटी अमोनिया सोल्यूशन में बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई, क्योंकि अब इस सॉलिड से इस आयन का बनना मोर स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि कंपैरिजन आप इससे कर रहे हो। अब दूसरी चीज मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, अमोनिया ने आके सिल्वर प्लस को क्या किया, कंज्यूम। सिल्वर प्लस को कोई कंज्यूम कर रहा है, तो इस इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की होगी या बैकवर्ड जाने की, जब सिल्वर प्लस को अमोनिया कंज्यूम कर रही है? फॉरवर्ड। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? ओके। तो अब मैं बोलूंगा कि अमोनिया की टेंडेंसी सिल्वर प्लस को कंज्यूम करने की बहुत ज्यादा है। तो जैसे थोड़ा सा सिल्वर प्लस बनता है, साथ के साथ सिल्वर प्लस ये बन जाता है। तो मुझे आप बता पाओगे कि सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में
क्या बनने की कोशिश करेगी? अगर सिल्वर प्लस का बनना बहुत कम स्पॉन्टेनियस है, पर जैसे ही वो बने साथ के साथ वो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाए, तो सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी होगी? द मोमेंट सिल्वर प्लस यहां से बनता है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है, पर जैसे सिल्वर प्लस बनता है उसे अमोनिया दबोच के कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी हो रही होगी? ऑलमोस्ट जीरो। वेरी वेरी गुड। इसका मतलब जिस मेटल आयन के साथ लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी कंसेंट्रेशन को जीरो अप्रोक्सीमेटली काउंट करना इज ए वैलिड अप्रोक्सीमेशन फॉर सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल। पर आप ये जरूर कह सकते हो कि जैसे ही हमने इसको s से कुछ घटाया, यानी कि ये काउंट करना पड़ गया s माइनस एक्स, तो जैसे ये घटेगा इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भागेगा, और इसके इक्विलिब्रियम को अगर मैंने फॉरवर्ड भगाया तो ये s नंबर बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में गई तो इसका मतलब क्या है कि s नंबर की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? और s नंबर का बढ़ना मतलब AgCl की सॉल्युबिलिटी का बढ़ना, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्लोराइड से देखी जाएगी, क्योंकि क्लोराइड का ओनली सोर्स AgCl है। जिस आयन का इकलौता एक सोर्स होगा, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी उसी आयन की कंसंट्रेशन से पता लगेगी। तो मैं बोलूंगा कि सिल्वर प्लस से हम इसकी सॉल्युबिलिटी को जज नहीं कर सकते, Cl माइनस की कंसंट्रेशन से हम AgCl की सॉल्युबिलिटी जज करेंगे, क्योंकि सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन ये जो s माइनस एक्स नंबर है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो नाउ। यू गॉट दिस आइडिया कि मैंने इसे जीरो क्यों बोला? क्योंकि सिल्वर प्लस के बनने की टेंडेंसी, ये नंबर छोटा होने से, AgCl से Ag प्लस का बनना इज लेस स्पॉन्टेनियस, ये थोड़ी मात्रा में बनेगा, पर जितनी भी थोड़ी मात्रा में बन रहा है, अमोनिया उसे कैच करके कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनिटी के साथ बना रही, क्योंकि K वैल्यू बहुत बड़ा है। तो सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन तो सोल्यूशन में बहुत कम हो जाती है, टेंडिंग टू जीरो। तो अब मैं इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करूंगा कि s माइनस एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, और उसी की मदद से मैं ये s नंबर निकालूंगा, क्योंकि यही इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो अब हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, वो देखो। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करके दिखाऊंगा, जो अच्छा लगे वो करना। तो अब अगर मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी होती तो मैं पैरेलली अब यहां पे ये रिएक्शन मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता, ये देखो, ओनली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का KF नंबर लिखता, कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। अब मैं सिल्वर प्लस के कंसंट्रेशन को यहां से नोट करने लगा हूं, कैसे? KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा? सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन। तो मैं यहां से सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन लिखूंगा KSP अपॉन Cl माइनस इस कंसंट्रेशन, KSP अपॉन Cl माइनस इज Ag प्लस। अच्छा, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में ये पुट कर दूं, KF is AgNH3 twice plus अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस को लिख दिया KSP अपॉन Cl माइनस की कंसेंट्रेशन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। तो अब मैं ये नंबर ले जा रहा हूं ऊपर, और ये बन गया KF is AgNH3 twice plus इंटू Cl माइनस अपॉन कंसेंट KSP इंटू अमोनिया का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या करने लगा हूं, मुझे अमोनिया की कंसेंट्रेशन 0.2 दी हुई है, 0.2। तो अमोनिया की कंसेंट्रेशन मेरे पास क्या बन गई? 0.2 माइनस 2x का स्क्वायर, अमोनिया की कंसेंट्रेशन।
और KSP नंबर आपको दिया हुआ है। AgNH3 ट्वाइस प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी, X, लेकिन क्लोराइड की कंसेंट्रेशन कितनी है, S। ये क्लोराइड की कंसेंट्रेशन है S। अब मेरे पास यहां दो वेरिएबल दिख रहे X और S, लेकिन मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है ये। तो अब मैं अपनी अप्रोक्सीमेशन को यूज करने वाला हूं, क्या कि सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन S माइनस एक्स इज टेंडिंग टू 0। तो S माइनस एक्स अगर टेंडिंग टू 0 होगा तो X की वैल्यू लगभग कितनी होगी, S। तो X की वैल्यू कैन बी एज्यूम्ड टू बी S, और X की वैल्यू को अगर मैं S रख दूं तो ये बन गया 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर, और ये नंबर ले जाऊंगा इसके साथ प्रोडक्ट में, ये 10⁻⁷ था, दिस मल्टीप्लाई बाय KSP, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 × 10⁻⁻10 × 10⁻⁷। और इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन को यूज करके मैंने क्वाड्रेटिक भी नहीं बनने दी, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। S अपॉन 0.2 माइनस 2S का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं सॉल्व करके लिखूंगा 2 × 10⁻³ का रूट, और यहां से मैं S की वैल्यू निकालूंगा, और जो S की वैल्यू क्लोराइड की कंसेंट्रेशन आएगी वही इसकी सॉल्युबिलिटी S है। तो AgCl से जितना क्लोराइड आ रहा है ये उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड हो रही है। तो अब मैं यहां से S की वैल्यू चेक करूंगा, बताओ जरा कितनी आती है। व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ, व्हाट विल बी द S वैल्यू, यहां से सॉल्व करके S की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। बताओ कितनी आएगी S वैल्यू। सो S अपॉन 0.2 माइनस 2S इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ अगर मैं इसे डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 10 इंटू 10 कर दूं तो ये बनेगा √20 × 10⁻²। 4.47 × 10⁻²। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, अच्छा ये सॉल्व करके है, ये सॉल्व करके आया ना, यानी कि फाइनली S की वैल्यू, यहां से S की वैल्यू कितनी आ रही है, रेसिप्रोकेट करके सॉल्व कर लो, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। बट ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, सो इट्स रिलेटिवली इजियर टू सॉल्व। व्हाट इज S? चाहे कैलकुलेटर्स कर दो, आई डोंट माइंड। कितना आएगा इसका वैल्यू, आंसर ही नहीं देते हो। 0.9 × 10⁻⁻², यानी कि 9 × 10⁻³ यस और नो, यही वैल्यू आ रही है क्या? मुझे एक बार सेकंड डेसिमल तक बताओगे, सेकंड डेसिमल तक 9.8, तो 9.8 × 10⁻³ तो अब मुझे ये बताओ, ये आपने क्या वैल्यू निकाली, ये किसकी वैल्यू निकाली है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, S की वैल्यू। S क्या था, S किसकी कंसेंट्रेशन थी, और वो Cl- कहां से आ रहा था,
तो AgCl की सॉल्युबिलिटी इतनी है, जो कि प्योर वाटर में आपने कितनी निकाली थी? AgCl की सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में 1.4 इंटू 10⁻⁵। तो अब बताओ ये सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है या घट गई है? क्या ये सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है या घट गई? कितने फैक्टर से बढ़ गई सॉल्युबिलिटी? ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, हमने जो अप्रोक्सीमेशन लगाई थी कि सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन नियरली 0 है, मान लो मुझे वो कैलकुलेट करना हो कि जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 0 किया, क्या वो वाकई में 0 मानने लायक है? तो वो हमने किसकी कंसंट्रेशन को 0 माना? सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन को। और सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन को अब मैं यहां से निकाल सकता हूं। अगर मुझे पता है KSP का एक्सप्रेशन Ag प्लस इंटू Cl माइनस है और KSP 2 इंटू 10⁻⁻10 है। सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए सोल्यूशन में कितनी है, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन 9.8 इंटू 10⁻3। तो यहां से Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻10 अपॉन 9.8 इंटू 10⁻3। हाउ मच? अगर मैं ऑलमोस्ट 10 में मान लू ना, तो ये 10⁻2 2 इंटू 10⁻8 से कुछ थोड़ा बड़ा। कितना आएगा वैल्यू? सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? What will be the molar concentration of silver plus in the solution? Which is basically 2.04 into 10⁻8। अब एक बात बताओ, सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन को क्या 0 मानना हमारे लिए सही अप्रोक्सीमेशन था? ये नंबर देखो 10⁻⁻8 है, यानी कि 0.0000001234567 ऐसा। क्या हमें इस नंबर को ऑलमोस्ट 0 मान लेना चाहिए, जिसको मैंने बोला कि सिल्वर प्लस S माइनस एक्स इज नियरली 0? तो सोल्यूशन में क्लोराइड की कंसंट्रेशन देखो कितनी है। क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है? Cl माइनस की इतनी, और लेकिन सिल्वर प्लस की इतनी। क्यों? जबकि Ag प्लस भी तो AgCl से आ रहा है ना, Cl माइनस भी तो AgCl से आ रहा है। तो AgCl से आने वाला Ag प्लस उतना ही है जितना Cl माइनस है, फिर वो इतना कम कैसे हो गया? यस, क्योंकि अमोनिया जैसे AgCl से इतना Ag प्लस बन के आता ना, उसको फटाक से घटा के इतना कर देता है। आपको ये पता लगा कॉन्सेप्ट क्या है? Cl माइनस जो आ रहा है वो AgCl से आ रहा है, और AgCl से जितना Cl माइनस आएगा उतना ही Ag प्लस आएगा। इसका मतलब टेक्निकली Ag प्लस इतना आना चाहिए था, लेकिन सोल्यूशन में वो घटा के इतना बना दिया जाता है, क्योंकि बाकी जितना ये डिफरेंस आ रहा है ना, जितना ये डिफरेंस आ रहा है वो सारा सिल्वर प्लस तो कॉम्प्लेक्स बनाने में भेजा जा रहा है। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सो दैट इज वाई वी से कॉम्प्लेक्स बनने से किसी भी आयन की सॉल्युबिलिटी, किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनने से बढ़ती है। जब भी कभी कोई रिएक्शन ऐसी हो, मान लो A गिव्स B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 10⁻³ या इक्वल टू 10⁻³ है, मतलब इससे B की वैल्यू बहुत कम बनेगी। लेकिन अगर मैंने कोई रिएक्शन पैरेलली चला दी B से R, पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर देन 1000 हो गया, तो अब जो B बनना बहुत लेस स्पॉन्टेनियस था, वो B बनना बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन जब आप दोनों स्टेप्स को ऐड करते हो तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी रिएक्शन के लिए 1000 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो K को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, और K को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा ना, यानी कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 1000 गुना बढ़ गया। और किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1000 गुना बढ़ने का मतलब अब उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी सिग्निफिकेंट है। तो जब भी कभी केमिस्ट्री वर्ल्ड में कोई भी रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन अगर आपको पता हो कि उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको किसी से करवाए रिएक्शन जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, तो अगर आप उस रिएक्शन को उसके पैरेलल चला दो
फिर वो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इज दिस लॉजिक क्लियर टू यू? पर ऐसे केस में ये जो बी होगा ना सोल्यूशन के अंदर, वो टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि बी जैसे थोड़ा सा बनता है, दबोच लिया जाके उसे, कोई ना कोई से दबोच लेगा, उसे आर बना दिया जाता है। तो बी की कंसेंट्रेशन तो सोल्यूशन में नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का कम मैथ्स का ज्यादा है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं जिन रिएक्शन का ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 से बड़ा होता है उनको सॉल्व कैसे करते हैं। वहां पर जो कॉमन आयन होता है, दोनों रिएक्शन का जो कॉमन आयन था, जैसे हमने यहां रिएक्शन क्या लिखी थी, AgCl गिव्स Ag प्लस एंड Cl माइनस एंड Ag प्लस प्लस अमोनियम गिव कॉम्प्लेक्स। तो जो आयन कॉमन होता है वो कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। क्लियर बच्चों? ओके, एक और क्वेश्चन इस पे करो। यहां पे जाके हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली कवर है। आइडियली मैं बोल सकता हूं जितना भी आपके जेई एडवांस के लायक का चैप्टर है वो हमारा सिलेबस तो वैसे पिछली क्लास में खत्म हो गया था। अब तो मैं अगली क्लास में आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड 2 एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा। तो आइडियली हमारा सिलेबस पिछली क्लास में खत्म हो चुका था। ओके, लिखो एक न्यूमेरिकल 0.1 मोल सैंपल ऑफ AgNO3 is dissolved in 1 liter of 2 molar ammonia. Is it possible to form AgCl solid in the solution by adding 0.1 mole NaCl, given that Ksp is 1.8 into 10 raised to minus 10 and Kf of AgNH3 twice plus is 1.6 into 10 raised to 7. क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में 1 लीटर वॉल्यूम है और ये अमोनिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे दी। इसमें 0.1 मोल AgCl डिसॉल्व किया, 0.1 मोल AgNO3 डाला और साथ में हमने इसमें डाल दिया 0.1 मोल NaCl। तो क्वेश्चन ये है कि क्या AgNO3 और NaCl मिलके AgNO3 और NaCl मिलके AgCl के पीपीटी बना पाएंगे या नहीं। पीपीटी कब बनता है? क्या आपको कंडीशन पता है कि क्या AgNO3 और NaCl मिलके AgCl के पीपीटी बनाए? ऐसा कब पॉसिबल है? पीपीटी फॉर्मेशन कब होगी? क्या? हाँ, यानी कि अगर QIP आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl मोर देन KSP ऑफ AgCl हो तब पीपीटी बनेंगे।
लेकिन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? AgCl when dissolved in water, आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? How will you write down expression of QIP of AgCl? Concentration of silver plus into concentration of Cl minus. अगर आपको इस सोल्यूशन में Ag प्लस और Cl माइनस की मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट मिल गया किसी तरीके से, ये दो नंबर की वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू KSP से एक्सीड कर गए, तब पीपीटी बनेंगे। पर आपको ये भी पता कि अमोनिया सिल्वर प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो अब मैं क्वेश्चन को कैसे चलाऊंगा? मुझे एक बात बताओ, इस सोल्यूशन में Cl माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है? इस सोल्यूशन में Cl माइनस की मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.1 मोलर। क्या Cl माइनस किसी से कॉम्प्लेक्स बना रहे? नो। कॉम्प्लेक्स कौन सा आयन बनाएगा? AgCl में कौन सा आयन ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है? इसका मतलब सोल्यूशन में 0.1 मोल सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन तो किसी हालत में नहीं रहने वाली। जिस आयन ने कॉम्प्लेक्स बनाना है उसकी कंसेंट्रेशन तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। पर क्लोराइड की आपको पहले से मोलैरिटी मिल गई 0.1 मोल इन 1 लीटर, लेकिन Ag प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत कम मात्रा में बचेगी। क्यों? क्योंकि Ag प्लस तो भाई साहब बिजी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो रियलिटी में क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द सोल्यूशन? अगर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आपने ढूंढ ली और ये प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl की KSP से एक्सीड कर गया, तब पीपीटी बन जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन को कैसे चलाऊंगा? सबसे पहले तो मैं KF का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। KF की इक्वेशन कैसे लिखोगे? Ag प्लस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया प्रोड्यूसिंग AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। Ag प्लस की इनिशियली आपने कितने मोल्स डाले पानी में सोल्यूशन में? 0.1 मोल पर लीटर मोलैरिटी, लेकिन अमोनिया 2 मोलर था। पहले तो यहीं से डिसाइड करके बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 1.6 इंटू 10⁻7। तो 0 टाइम पे जैसे ही आपने 0.1 मोल AgNO3 डाला, तो AgNO3 से सिल्वर प्लस की मोलैरिटी तो 0.1 है, अमोनिया की मोलैरिटी 2 मोलर है। हु इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो Ag प्लस 0.1 में से कुछ x घटेगा, तो अमोनिया में से कितना डिकम्पोज करेगा? 1:2 रेशो में रिएक्ट हो रही है। तो ये 2x और ये x बनेगा। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं, यहां पर KF का एक्सप्रेशन लगाऊं, तो ये क्या बनेगा? AgNH3 ट्वाइस प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू अमोनिया का स्क्वायर। एंड KF नंबर आपको पता है, KF नंबर आपको पता है, अमोनिया की कंसेंट्रेशन 2 - 2x का स्क्वायर और AgNH3 ट्वाइस प्लस की कंसेंट्रेशन x। और मुझे सिल्वर प्लस की कंसेंट्रेशन पता करनी है क्योंकि मुझे ये नंबर चाहिए। तो अब मुझे एक चीज ये बताओ, जब आपके पास ये KF नंबर मालूम है और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है, ये अननोन है, लेकिन आपके पास तो एक अननोन x भी है। अब इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल दो है, x भी ढूंढना है, Ag प्लस भी चाहिए, क्योंकि Ag प्लस पता लगेगा सोल्यूशन में कितना, तभी तो बता पाओगे कि AgCl की आयनिक प्रोडक्ट उसकी KSP से बड़ी है या नहीं। तो मुझे ये बताओ, ऐसी पहेली कैसे सॉल्व करूं जब मुझे ये भी पता करना है, ये पता करना है, लेकिन साथ में x भी नहीं पता। क्या कोई अप्रोक्सीमेशन पता है यहां पे लगा सकते हम? यस, इससे 0 किसको किसको दोबारा बोलना? हाँ बिल्कुल, ओके। 0 इसलिए नहीं लिखा, 0.1 - x लिखते हो ना, नीचे क्यूब बन जाएगा, तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी।
तो कैलकुलेशन तो और टफ हो जाना। इसलिए हमेशा मेरी एक चीज आप ध्यान से समझना, ये मैं अपनी तरफ से पर्सनली अपनी तरफ से एक मूल मंत्र दे रहा हूं। जिसकी कंसंट्रेशन को आप फाइंड करना चाह रहे हो ना, हमेशा उसी को जीरो बना दो, आपकी वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे ही आपको समझ में लगा कि न्यूमेरिकल में हमें सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए और आपको ये पता हो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, तो वो पक्का उसको अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को जीरो कर दोगे, इसे जीरो मान लोगे, इसे जीरो मान के इसी को कैलकुलेट करना है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल एज्यूम कि भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, तो सिल्वर प्लस तो बहुत घट जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये खत्म होने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो 0.1 माइनस एक्स नंबर विल बी टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0.1। और अब अगर ये नंबर 0.1 है, x भी मिल गया 0.1, ये भी 0.1, kf भी पता है, तो यहां से सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन बताओ कितनी आएगी। सॉल्व दिस एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस। सिल्वर प्लस 0.1 माइनस एक्स, जो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहीं से x की वैल्यू मिलेगी नियरली 0.1। तो यहां से x की वैल्यू बताओ क्या आती है। हाँ जी, x की वैल्यू x की वैल्यू बता दो यार। x की वैल्यू तो 0.1 है, सिल्वर प्लस की, सॉरी सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन, x की वैल्यू तो नियरली 0.1 है, 1.9 इंटू 10⁻⁹ यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू 0.1, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, एंड दिस इज kf। तो kf पता है, ये नंबर 0.1 है, दिस नंबर विल बी नाउ 1.8 का स्क्वायर, ठीक है। और सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन 1.9 इंटू 10⁻⁹। अब खुद बताओ, 0.1 माइनस एक्स जो कि सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन है, अगर ये कंसंट्रेशन इस नंबर के बराबर आ रही है, तो क्या इसे जीरो नहीं मान लेना चाहिए। ये नंबर देखो कितना आया, 10⁻⁹। इसका मतलब इसे जीरो मानना एक सूटेबल अप्रोक्सीमेशन है। अब मुझे ये बताओ, जब सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन 1.9 इंटू 10⁻⁹ आ गई और क्लोराइड की 0.1 थी, तो ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻10 के करीब आ रही है, उससे छोटी आ रही है ना थोड़ी सी। तो एक बार इसे पूरा सॉल्व करोगे, चेक करोगे क्या ये वैल्यू सच में इतनी आ रही है। मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। Ag प्लस की कंसंट्रेशन, Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, 1 एक बार सेकेंड डेसिमल थर्ड डेसिमल तक भी बता दो मुझे थोड़ा सा। 1.9, ओके 1.93 मान लेता हूं। तो अगर ये 1.93 इंटू 10⁻⁹ है और ये 0.1 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये लेस देन 2 इंटू 10⁻⁻10 है। तो अब मुझे बताओ कि क्या AgCl के पीपीटी बनेंगे अगर हमने बाहर से सोडियम क्लोराइड भी डाल दिया। यानी कि AgNO3 के अमोनिया सोल्यूशन में आने से Ag प्लस की कंसंट्रेशन इतनी नाम मात्र हो जाएगी ना, इतनी नाम मात्र, कि अगर आप बाहर से Cl माइनस भी डालोगे ना, उस Cl माइनस को सोल्यूशन में से Ag प्लस ढूंढने से भी नहीं मिलना। तो AgCl के पीपीटी तो किसी हालत में नहीं बन सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल होगा, नो पीपीटी फॉर्मेशन विल बी देयर, क्योंकि सोल्यूशन में Cl माइनस तो किसी से कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब अगर कोई ये सोचे ना कि क्या हम इनकी रिएक्शन ऐसे करवाते, सोचना जरा, AgNO3 के 0.1 मोल, NaCl के 0.1 मोल, ये पूरे खत्म, और आप सोचते कि इसके 0.1 मोल बनेंगे, इसके 0.1 मोल बनेंगे।
और कहने वाला कोई कहता कि AgCl के तो 0.1 मोल बनेंगे यानी कि पीपीटी बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि AgCl रियलिटी में अब अमोनिया सोल्यूशन में जब आ गया तो AgCl का जो Ag प्लस है रियलिटी में क्या होगा। अगर कोई बोले ना कि सर ऐसे क्यों नहीं किया, मैं कहूंगा अगर ऐसे करना है ना, अब साथ में ये भी देख लो कि AgCl will dissolve dissociate to form Ag plus and Cl minus, और अगर इसके 0.1 मोल है तो इसमें से x घटेंगे, ये x और x बनेंगे, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी x। तो ये Ag प्लस अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए ये नंबर घट के x माइनस वाई और अमोनिया की मोलैरिटी 2 में से 2 माइनस 2y और ये y बनेगा, और ये टेंडिंग टू 0 है, यानी कि फाइनली सॉल्यूशन में सिल्वर प्लस की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट 0 है, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो आप निकालोगे वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी जो नियरली ये ऑलमोस्ट ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0.1 के करीब बन रही होगी ये, क्योंकि आपको ये खुद देखो, इसने 0 बनना है ना, और अगर इसने 0 बनना है तो x और y ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। आपको मेरी ये बात समझ में आई या नहीं? ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर ये ऑलमोस्ट 0 है यानी कि x की वैल्यू y के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और रिएक्शन में इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी, ये जो x नंबर था ये ऑलमोस्ट ये नंबर 0 था, तो x तो 0.1 ही था ना, और अगर x 0.1 नहीं था, ये x अगर 0.1 नहीं है यानी कि ये पूरा खत्म हो गया, ये 0.1 नहीं बनना चाह रहा है, यानी कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन शार्पली 0 की तरफ अप्रोच कर रही है जो कि इस नंबर के बराबर है। इसलिए अगर आप सोचो कि ये दोनों मिलके AgCl बनाए 0.1 मोल, तो रियलिटी में क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.1 मोल AgCl इन अमोनिया सॉल्यूशन। क्या आपको ये क्लैरिटी आई बच्चों या नहीं कि हमने ऐसे क्यों नहीं किया क्वेश्चन? जब तक कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, बड़ा मुश्किल है काम जब तक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हाँ, एक तरीके में अगर आप कॉम्प्लेक्स बनवाने की प्रोसेस को कम करना चाहते हो, इस रिएक्शन को बैकवर्ड भेजना चाहते हो, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन डाइल्यूट कर दो, इसे डाइल्यूट कर दो। अगर आप अमोनिया का बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले लोगे, पानी मिलाते जाओगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम करते जाओगे, ये एक पॉसिबल है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन पानी में कम रखो, तब ये रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है। तब आप हो सकता है कि Ag प्लस ऑलमोस्ट 0 ना रहे, और जब तक Ag प्लस ऑलमोस्ट 0 नहीं है यानी कि AgCl के पीपीटी फॉर्मेशन अभी भी जिंदा है। बट अदरवाइज टेक्निकली कॉम्प्लेक्स का Kf वैल्यू का बड़ा होना ही सबसे बड़ा रीजन है कि Ag प्लस को तो 0 होना पड़ेगा, और अगर इससे 0 होना पड़ेगा इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा और AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यू गॉट बेटा, जिसने पूछा था अभी? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू, जिसने अभी ये सवाल पूछा था? ओके, तो आपको ये क्लियर है कि क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, तो मैं देखता कि 0.1 मोल AgCl बना, तो 0.1 में से x और ये x और x डिकम्पोज हुआ, फिर Ag प्लस x माइनस वाई बना, ये ऑलमोस्ट 0 जाएगा, यानी कि ये दोनों नंबर बराबर आएंगे। अगर ये दोनों नंबर बराबर आएंगे मतलब ये तो बचना ही नहीं, पीपीटी बनना बहुत मुश्किल है। कैन आई क्लोज द मीटिंग ना? टाइम हो चुके हैं, आपकी अगली क्लास है। हाँ, मैंने कहीं उसको यूज नहीं किया क्या? अच्छा ये अच्छा मैंने 1.8 लिखाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, ये 2 है, इसे 2 करो। ओके, हाँ जी बोलो, एनी डाउट? ओके, गोइंग टू एंड ऑफ दिस मीटिंग। तो अभी फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्युबिलिटी पूरा वाइंड अप हो चुका है हमारा। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग।